तो यहाँ पे हमने लिया है लास्ट 8 ईयर का जो गेट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। यहाँ पे ध्यान दें कि 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 पूछा गया एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पूछे गए। सो 3 times 2 + 1 7 marks, right? So 4 questions has been asked in 2020 and it's carry 7 marks, and in 2019 5 questions has been asked from this course, 2 from 1 marks and 3 from 2 marks, and you can see here 8 marks, right, total. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2017 में। तो ऑन एवरेज 7 to 8 मार्क्स एवरी ईयर गेट से क्वेश्चंस आएंगे, गेट में क्वेश्चंस आएंगे दिस कोर्स से, राइट। तो इस कोर्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ गेट में ही नहीं है। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, देन ऑफ कोर्स यू आर अपेयरिंग फॉर अनदर टॉप एग्जामिनेशन लाइक बार्क एंड इसरो। ओके, तो इस कोर्स में आप यदि एक बार अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना आ गया, तो बाकी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड अनदर टेक्निकल एग्जामिनेशन दैट विल बी conducted by a state board, right? So you can also appear for those examination and this will help you a lot. Okay, so this is the motivation behind this course, and let me start the content. So this is the theory of computation. I am not going to deal with the definition part of this course. So this is categorized in 3 parts, right? Automata theory, computability theory, and complexity theory. So automata theory, computability theory, and complexity theory. So in first 5 to 10 minutes, I am going to brief the concept, and after that, I will switch to the GATE questions, right? So this lecture is going to be very effective, जो इस बार गेट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। एंड एक बात और भी आप ध्यान रखें कि गेट क्रैक करने का 2 मोटिव होता है, राइट? या तो आप टॉप रैंक में आना चाहते हो, या तो आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, आप बस क्वालिफाई करना चाहते हो सो दैट यू विल गेट NITs, राइट? जस्ट क्वालिफाई यदि आप करते हो तो एमटेक के लिए आप NIT में जा सकते हो, भी लोअर कॉलेज में ही मिल पाएगा आपको। और यदि आपको बहुत ही अच्छा रैंक लाना है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा मेहनत करना होगा, और बहुत लोगों ने मेहनत भी किया होगा जो इस बार अपियर होने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है क्वालिफाई करने का। मैं भी लास्ट 5-6 साल में बैठा हूँ, 6 साल, एंड एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्वालिफाई नहीं किया। इट डजंट मैटर कि मैं प्रिपेयर करूँ या ना करूँ। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, राइट? सो ऐसा है कि 25 आपको स्कोर करना है, 25 और 26 कट ऑफ जाता है, तो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड सेक्शन पूछे जाते हैं। दैट इज कॉमन फॉर ऑल, राइट? हर डिपार्टमेंट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 85 टेक्निकल पार्ट पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि 15 मार्क्स में बहुत लोगों को लगता है कि हम आसानी से स्कोर कर लेंगे, सो दे फील आई एम कंफर्टेबल इन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, राइट? बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे थोड़ा सावधानी से आप यदि करेंगे तो आप बिल्कुल ही आपको फायदा मिलेगा, आपको बिल्कुल ही फायदा मिलेगा वहां पे। क्योंकि 15 मार्क्स में से आप यदि 10 नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और आप यदि ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आप 10 नंबर लाओगे। एंड बाकी 15 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं टेक्निकल पार्ट से। तो गेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, 20% मार्क्स सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टफ लेवल का होता है, 20 to 30% मॉडरेट लेवल का, राइट? और मार्क्स मैं बोलूं कि 20 to 30 मार्क्स जो होता है मॉडरेट लेवल का होगा, एंड 20 to 25 जो होगा टफ लेवल का होगा, एंड बाकी जो मार्क्स होते हैं लगभग 30 मार्क्स वो इजी लेवल का होता है। तो क्वालिफाई करना उतना टफ नहीं है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओनली 10% स्टूडेंट क्वालिफाई, राइट? मान लो कि 1 लाख बच्चे बैठते हैं एवरी ईयर इन गेट कंप्यूटर साइंस, सिर्फ 10,000 ही क्वालिफाई कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो टफ क्वेश्चन हुआ वहां पे फंस गए, उसके बाद तो फिर टाइम भी किल होती है, एंड बहुत सारे फिर दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाता है। और डोंट डू नेगेटिव मार्किंग, राइट? नेगेटिव क्वेश्चंस जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमारा नेगेटिव मार्किंग आने की चांसेस है, डाउटफुल क्वेश्चंस है, तो वहां पे आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, तो हम पहले स्टार्ट करें डायरेक्ट। अब बहुत लोग
लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी मोर स्टूडेंट विल ज्वाइन दिस लेक्चर। तो चलिए हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, राइट। या सो ये स्लाइड विजुअल है? यस सर। ओके, सो ऑटोमाटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, हम यहाँ पे कुछ बात ही बताएंगे जो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में आएगा। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो पीएनपी एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। एंड अभी भी क्या है कि उस पर रिसर्च चल रहा है। तो चलिए हम ऑटोमाटा थ्योरी की बात करेंगे पहले यहाँ पे। तो फाइनाइट स्टेट मशीन एंड पीडी एंड ट्यूरिंग मशीन, ये जो है ऑटोमाटा थ्योरी में रखा गया है। एंड कंप्यूटर, यदि मैं थोड़ा सा स्पीड हमारा यदि तेजी से मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि 2 घंटे का टाइम और 3 घंटे का टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पेस को बरकरार रखना चाहूंगा। एंड यदि किसी को दिक्कत होगा समझने में तो आप जरूर बोलना है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। चलो, एंड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी जहाँ पे डिसाइबिलिटी की बात होती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में जैसा सॉल्वेबल इक्वेशन होगा, वहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। बट डायरेक्टली आई विल मूव टू बेसिक पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। जैसे यहाँ पे एक इस इक्वेशन के बारे में हम यदि बात करें, x to the power n y to the power n is equal to z to the power n, राइट। दिस इज कॉल्ड फर्मेट लास्ट थ्योरम। आप यहाँ पे ध्यान दें कि यदि n का वैल्यू 1 हो देन सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। x plus y is equal to z, z की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एंड x एंड y की वैल्यू 1 1, तो वहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन x n का वैल्यू यदि 2 से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाना मुश्किल होगा। So this is called Fermat last theorem। चलो इसको हम थोड़ा अभी स्किप करेंगे। या तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बाद हम स्विच करेंगे क्वेश्चंस पे। So it will hardly take 10 minutes, right? So you all are aware with symbols, right? सर सिंबल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम यहाँ पे ए बी एंड जेड तक हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाने की कोशिश किया है। एंड 0 1 2 ये सब भी क्या सिंबल्स में आ सकते हैं, एंड कोई अदर सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड सिंबल, राइट। एंड सिंबल्स को हम यदि लेकर के आगे यदि बढ़े, सो दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। सो अल्फाबेट इज नथिंग बट सेट ऑफ सिंबल्स, राइट। तो यहाँ पे हम समेशन सिंबल से डिनोट किए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आप देखें कि ए एंड बी, राइट, 2 सिंबल्स है। अब विजुअल है क्या निशिका? जी सर, अब विजिबल है। ओके ओके ओके। एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट में देखें कि यहाँ पे सिंबल्स कितने हैं, 4 है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जो अल्फाबेट है उसको यदि हम मर्ज करें, उसको हम कंबाइन करें, उससे डिफरेंट स्ट्रिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ स्ट्रिंग जो फॉर्म किया है फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि अल्फाबेट्स क्या क्या है, ए एंड बी। तो ए एंड बी से क्या क्या स्ट्रिंग बन सकता है, तो बहुत सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का भी बन सकता है। यदि हम सिर्फ ए इस तरीके से हम बढ़ते चले जाए तो बहुत बड़ा स्ट्रिंग बन सकता है, राइट। तो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है कि क्या स्ट्रिंग बन सकता है। तो यदि ए एंड बी को हम नहीं काउंट करें, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करें, देन वी विल हैव 0 लेंथ स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और उसको हम लोग नल बोलेंगे, जिसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। यदि हम 1 लेंथ की बात करें तो 1 लेंथ का स्ट्रिंग क्या बनेगा, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। बट स्ट्रिंग जो होगा ए और बी से मिलकर के बना हुआ होगा। यदि हम बात करें सेकंड पार्ट में ए बी 0 एंड 1, तो स्ट्रिंग जो है इस चारों सिंबल को मिलाकर के भी बनाया जा सकता है, करेक्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग। या अब हम लेंथ की बात कर रहे थे, तो नल स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हो, लेम्डा से डिनोट कर सकते हो और कैप से डिनोट कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। अल्फाबेट यहाँ पे ए एंड बी लिखा गया है, समेशन सिंबल। यदि हम यहाँ पे स्टार कर दें, दैट इज कॉल्ड क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी से मिलकर के जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे वो सारे को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या होगा कि ए एंड बी से मिलकर के जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारा इसमें आ जाएगा, एंड उसी तरह से एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें कि ए स्टार की हम यदि बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा, दैट इज नल। 1 लेंथ का बनेगा, सो 1, 2 लेंथ का ए 3 लेंथ का ए,
है ना, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार। एक चीज और आप ध्यान देंगे, यदि हम बात करते हैं ए प्लस की, ये सिंबल आप याद रखना, माइंड में बना करके रखना हमेशा। तो ए प्लस की जब बात करते हैं तो नल स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल नहीं होता है। So I subtracted null string from A star. So this is the relation between A star and A plus. Always remember this point. And in terms of sigma, you can relate sigma plus and sigma star like this. Now I will start the concept of finite state machine. अब इसको finite automata भी बोल सकते हैं एंड स्टेट मशीन भी। क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कभी फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा, फाइनाइट ऑटोमाटा, तो सारा चीज क्या है, कॉमन है। सो दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एंड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थ्योरी पे मैं फोकस नहीं करूंगा, बस मैं आपको ब्रीफ करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत लोगों को याद भी होगा कि फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक फाइनाइट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा और दूसरा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। लेकिन इसमें हम आउटपुट की बात नहीं करते हैं, विदाउट आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। इसका कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे हमने लिखा है कि मैथमेटिक्स, गेम्स एंड लिंग्विस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो हम पहले यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमाटा को, और आप लोग थोड़ा सा टाइम टू टाइम में अपडेट ये करते रहना है ना, जब भी मैं आगे बढ़ूँ तो उसी रफ्तार में आप लोग भी चलना, और यदि कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछना। सो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को 5 टपल्स से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा को भी 5 टपल्स से डिफाइन कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन थिंग इन बिटवीन दिस टू इज 4 टपल्स आर इवन 5 टपल्स डीएफए में भी, 5 टपल्स एनएफए में भी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन। अब डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट पे होंगे तो किसी भी इनपुट अल्फाबेट के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मूव करेगा, मतलब एक इनपुट के लिए एक स्टेट पे मूव करेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएफए। इस तरीके से आप याद रखेंगे डीएफए एंड एनएफए को। हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए एक इनपुट को यूज किए, सेम इनपुट के साथ आप एक से ज्यादा स्टेट पे नहीं जा सकते हो, और सारे स्टेट से जितने भी इनपुट लिए गए हैं, जितने भी अल्फाबेट लिए गए हैं, सारे का ट्रांजिशन होना जरूरी है। लेकिन एनएफए में क्या है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन टेक अ इनपुट सिंबल एंड यू कैन मूव टू फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट टू द पावर क्यू स्टेट। मतलब जितना भी पॉसिबल है, जो भी सबसेट्स आएंगे वो सारे स्टेट पे आप मूव कर सकते हो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि नल के साथ इसमें ट्रांजिशन होगा क्या, तो नल सिंबल इज नॉट कंसीडर्ड इन डीएफए बट एनएफए में कंसीडर किया जा सकता है। दैट द रीजन आई हैव टेकन हियर और डिफाइंड ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन इफ यू आर ऑन पर्टिकुलर स्टेट क्यू एंड टेकिंग इनपुट symbol sigma, and also you can include null symbol and it is moving to 2 to the power q state। मतलब इतने सारी स्टेट पे मूव कर सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं एनएफए में। यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो 5 टपल्स था, तो 5 टपल्स में हमने यहाँ पे पहला टपल लिया है q। q इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड अनदर सिंबल इज अल्फाबेट, जो कि हमने यहाँ पे 0 and 1 में लिखा है। ये सारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होना चाहिए। एंड ट्रांजिशन मैपिंग का यहाँ पे मतलब समझना कि ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है। आप यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट क्यू नॉट पे हो एंड यू आर रीडिंग सिंबल 0 एंड इट इज मूविंग टू द Q1 स्टेट, राइट। सो यहाँ पे हम एक एनिमेशन भी यूज किया है कि ये मशीन क्या कर रहा है। इट इज सपोज दैट Q नॉट इज इनिशियल स्टेट, सो Q नॉट इज इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन देख सकते हैं कि 0 इनपुट को रीड करने के बाद, 0 इनपुट को रीड करने के बाद Q1 पे जा रहा है, 1 इनपुट को रीड करने के बाद सेम स्टेट क्यू नॉट पे है, उसी तरह से Q1 स्टेट पे 0 को रीड करने के बाद Q1 स्टेट पे है एंड 1 को रीड करने के बाद Q नॉट पे है। तो आप इजिली बता सकते हो कि ये डीएफए मशीन है, राइट। दिस इज द डायग्राम फॉर डीएफए, क्योंकि हर स्टेट से Q नॉट स्टेट से 0 का ट्रांजिशन है, 1 का ट्रांजिशन है, Q1 से भी 0 का ट्रांजिशन है, 1 का ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि यदि हम इसमें ये भी ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ Q नॉट कॉमा 0 इज इक्वल टू Q नॉट, कि 0 का ट्रांजिशन के लिए हम देख पा रहे हैं कि Q1 पे जा रहा है। यदि हम 0 का ट्रांजिशन सेम स्टेट पे भी करें तो क्या ये सही होगा, नहीं।
आपको हमने बताया अभी अभी कि एक इनपुट सिंबल के लिए आप किसी पार्टिकुलर स्टेट पे जा सकते हो, एक ही स्टेट पे जा सकते हो। तो ये क्या होगा, इसका जो मीनिंग है डीएफए का उसको वायलेट कर देगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। एंड इनिशियल स्टेट में हमेशा क्या होता है कि इस तरह से एरो से स्टार्ट होता है एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। ये क्या है कि बस डिनोट करने का तरीका है, आप यदि समझ पा रहे हो कि हम इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो दिस इज द फाइनल स्टेट जिसमें डबल सर्कल से हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विच वन इज बेटर, किसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, फाइनाइट स्टेट मशीन का, सॉरी एनएफए का या डीएफए का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आपको याद रखना है कि प्रोसेसिंग जो टाइम होती है ना वो फास्ट होती है एनएफए में। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक इनपुट को आप रीड करने के बाद मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हो, सर्चिंग बहुत ही फास्ट हो जाती है। सो यू कैन सर्च इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम यूजिंग एनएफए, बट डीएफए में ऐसा नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में आप सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे हम पावर की यदि बात करें कि विच वन इज बेटर और किसका पावर की यदि हम बात जब भी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि एनएफए जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, यदि उसी लैंग्वेज को डीएफए भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पे हम पावर क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो एनएफए एंड डीएफए में हमेशा ये रिलेशन याद रखिएगा आप लोग कि पावर के टर्म में हमेशा दोनों सेम होता है। अब सेम होने का मतलब क्या है कि जिस लैंग्वेज को एनएफए एक्सेप्ट कर सकता है उस लैंग्वेज को डीएफए भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एनएफए आप यदि डिजाइन कर पा रहे हो तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग डीएफए भी आप डिजाइन कर पाओगे। सो इन पावर एनएफए इज इक्वल टू डीएफए। अब यहाँ पे हम एक और बात करेंगे, फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें आउटपुट की बात नहीं आई थी। सो इट इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, मिली स्टेट मशीन एंड मूरे स्टेट मशीन। तो एक में हम लोग देखेंगे कि स्टेट के साथ साथ आउटपुट भी आपके पास रहेगा। जैसे यहाँ पे मिली स्टेट मशीन में देख पा रहे हैं कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट एज वेल एज स्टेट। हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे आगे में, गेट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। एंड मूरे स्टेट मशीन में क्या है, करंट स्टेट पे सिर्फ आउटपुट डिपेंड करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि गेट 2009 में पूछा गया है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग डीएफए एक्सेप्ट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 0,1। 3 states are given, F is the final state and 4 options are there, right? So which option is correct? Okay, so just see here, there are 3 states, right? A is the initial state, B and F is the final state. 4 options are begin either with 0 or 1. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से भी स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, राइट? सेकंड ऑप्शन क्या है, एंड विथ 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से एंड हो रहा है, मतलब फाइनल स्टेट पे 0 के साथ हम लोग आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन एंड विथ 0 0। सो एनीवन, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, राइट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 0 बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आदित्य, ऑप्शन सी एंड विद 0। somebody is trying to join. Yeah. Okay, so many of you are saying option C is correct and many of you are saying option B is correct. Just think, आप यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग बना करके देख सकते हैं। सपोज दैट इसका हम यदि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, लेट मी राइट, या ओह सॉरी, आंसर ही आ गया। देखो that if I am taking 1 0 0 1 0, डिफरेंट वे से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो आप ऑप्शन को यदि नेग्लेक्ट कर दें तो आप गेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। हमने एक सिंपल सा स्ट्रिंग दिया, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है इस मॉडल द्वारा? जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट ए, you are scanning first character 1, so it is on the same state A. After scanning second symbol 0, it will move to the state B, and third symbol 0, it will move to the F, and after scanning 1, you are again moving to the
स्टेट ए, दैट इज इनिशियल स्टेट। समझ में आ रहा है बात? एंड वंस अगेन लास्ट कैरेक्टर 0, इसको स्कैन करने के बाद ऐसे हम लोग बी पे जाएंगे। तो एक्सेप्टेबल हम लोग तब बोलेंगे जब ये फाइनल स्टेट पे जाकर के हॉल्ट करेगा, बट बी इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। समझ में आई बात? इस तरीके से हम ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिगिन आइदर विथ 0 एंड 1, ये भी सही है, लेकिन क्या हमारा एक्यूरेट मतलब जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए, अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, क्या उसके साथ ये मैच करेगा? बिगिन आइदर विथ 0 का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 0 1 0 1, ये भी तो बिगिन विथ है 0। आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो 0 1 0 1, ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है कि 0 से हम लोग स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो ये, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दिस मॉडल, करेक्ट? सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन यदि हम डी की बात करें, कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0, तो चलो हम एक एग्जांपल फिर से काउंटर एग्जांपल लें। जैसे यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, तो 0 0 क्या है, सब स्ट्रिंग है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट? तो एंड विथ 0 0 एक ऑप्शन रिमेनिंग बच गया। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देखो, दिस इज एक्सेप्टेबल, 1 0 1 0 0, दिस विल बी एक्सेप्टेबल। तो गेट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ऑप्शन वाइज भी जाकर के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को डाउट है क्या? बाकी आप इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करके देख सकते हो, किस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन गेट में 65 क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स होते हैं, टाइम आपको काफी मिलेगा, टाइम के लिए परेशान नहीं होना है, बट हमेशा हैबिट में रखें कि करेक्ट ऑप्शन को ही पिक करें, ठीक है? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो कि फाइनाइट ऑटोमाटा विथ आउटपुट लिया गया है। So the following diagram represents a finite state machine which takes as input a binary number from the least significant bit. Which of the following is true? 4 options are given. The following diagram represents. Please don't write. Don't read. Mute yourself. This is another very simple problem जो कि 2005 में पूछा गया है। यहाँ पे देखना, ध्यान देने वाली बात यह है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से यहाँ पे हमें फोकस करना है। अब कुछ भी स्ट्रिंग लो, सपोज दैट 1 0 1 0, राइट? But my first question is, which kind of machine this is? Either milli machine or Murray machine? Anybody? I told you, milli machine में आउटपुट जो है डिपेंड करता है स्टेट एज वेल एज करंट इनपुट पे। सॉरी, मिली मशीन। गुड, ओके, वेरी गुड। दिस इज अ मिली मशीन, राइट? यदि मुरे मशीन होता तो मुरे मशीन का मॉडल इस टाइप का होता। सपोज दैट दिस इज अ पार्टिकुलर स्टेट, सपोज ए, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट रहता है इसका, लाइक दिस, एंड दिस इज अनदर स्टेट बी, एंड सपोज आउटपुट इज 1। तो इस तरीके का मॉडल होता। तो इस तरीके का जब मॉडल हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुरे मशीन। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट इसका, बट गिवन क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि स्टेट एज वेल एज इनपुट को कंसीडर करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट्स कंप्यूट 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट नंबर, it computes 1s complement of input number, it increments the input number, it decrements the input number। तो 1s complement and 2s complement का सभी को कॉन्सेप्ट पता है। यदि हम इस स्ट्रिंग के लिए 1s complement फाइंड आउट करें, so what will be the string? 0 will be converted into 1 and 1 will be converted into 0, right? Sorry, so 0 1 0
1. So this is the 1s complement of this string. If you you try to find a 2s complement, then you can easily find 1s complement and you can add +1, then directly you can get 2s complement. And another way, you can get 2s complement from any binary input. Directly I am solving here. So 0 will be as it is 1, so 1 will be subtracted from 2, so this will be 1, and after that 0 will be converted into 1 and 1 will be converted into 0. So this is the direct method you can find the 2s complement for any binary input. हमने यहाँ पे क्या किया कि 0 यदि स्टार्टिंग में इधर आ रहा है तो उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज दिस कि दिस symbol or this position is called MSB, most significant bit, and this position is called least significant bit. याद रखिएगा. तो least significant bit में यदि बहुत सारे जीरोस हैं, एक और एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे. सपोज 0 1 0 0 1 0 0. यदि हम इससे 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? 0 है तो 0 विल बी एज इट इज, अनदर 0 0 विल बी एज इट इज. 1 है तो 2 - 1. आप 3 कॉम्प्लीमेंट, 4th कॉम्प्लीमेंट, 5th कॉम्प्लीमेंट सब में आप अप्लाई कर सकते हो. तो 1 यहाँ पे अपीयर हुआ तो 1 को हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 से. सो 2 - 1 विल बी 1. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 0 1 0, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1s complement. So 1 1, this will be 0, this will be 1. So this is the 2s complement of this binary input. चलो, तो हम समझ चुके हैं कि 2s complement क्या होता है, 1s complement क्या होता है. What happened here? So 0 will be as it is 1, so 0 will be 1. Yeah, like this. Yeah, this is 2s complement, this is 1s complement. So you can go through the option. It computes 2s complement ऑफ इनपुट नंबर. तो अब जब इनपुट नंबर हमने ऐसा 1 0 1 0 लिया है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 2s कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 1 1 0. तो आप यहाँ पे देखो, हम स्टार्टिंग स्टेट ए से लिए, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? मशीन विच टेक्स एज इनपुट अ बाइनरी नंबर फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से. सबसे पहले लिस्ट सिग्निफिकेंट 0 को कंसीडर करेगा. तो 0 को हमने इनपुट लिया, तो 0 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? 0. Yes or no? 0 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? 0. So 0 will be, तो 0 का आउटपुट भी क्या है? 0. तो हमने यहाँ पे 0 को लिख दिया, मान लो कि 0 को लिख दिया. उसके बाद क्या है? 1. 1 को हमने लिया, तो 1 को रीड करने के बाद हम लोग किस स्टेट पे जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं. लेकिन इसका आउटपुट क्या है? 1. सो 1 विल बी रिटन लाइक दिस. अनदर सिंबल क्या है? 0. तो 0 के साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि बी स्टेट पे है, तो 0 का आउटपुट क्या है? 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है? 1. So 1 will be written like this. Yes or no? And लास्ट में क्या है? 1. तो 1 के लिए आउटपुट क्या है? 0. So 0 1 1 0. तो ये किस में आया? यहाँ पे देख पा रहे थे 2s कॉम्प्लीमेंट में आया, 1s कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया था. तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा इसका? Which one is the correct choice? Which one is the correct choice? ऑप्शन ए. तो इस तरीके से आप यदि ध्यान दें तो गेट का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, एक मिनट संबंध. ओके, सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग आप आंसर भी देने का कोशिश करें. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमम साइज DFA that accept the language defined by the regular expression. रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है 0 1 होल स्टार 0 + 1 0 + 1 होल स्टार. एंड ये गेट 2016 में पूछा गया है. सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करें, उससे आप समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन के लिए जाएं. ये हैबिट आप हमेशा बना करके रखें, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसरो का हो, बार का हो, गेट का हो. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिनिमम साइज DFA की बात कर रहा है. तो मिनिमम साइज DFA का मतलब क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से हम जो गिवन प्रॉब्लम उसको सोल्व कर पाएंगे. अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, या इससे ज्यादा ले लो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एंड आप टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हो.
Nishika is saying option A. Okay. Sir, And option A. you can write your answer in chat box, right? Arpita Yadav is also saying option A will be correct. Okay, so many more students are saying that option A is correct. Okay, चलो देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आए ना, जब ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज है, और रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमाटा में सबसे सिंपल जो तरीका है कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है उसके लिए आप एनएफए डिजाइन कर लो। तो एनएफए इसका क्या हो जाएगा, 0 and 1 का होल स्टार, सो 0,1, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन एनएफए, राइट। एंड 0 के साथ कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, एक पार्टिकुलर स्टेट पे जा रहे हैं। 0 + 1, तो आइदर यू हैव टू टेक 0 और आइदर यू हैव टू टेक 1, आप दोनों में से किसी एक इनपुट के साथ आप पहुंच सकते हो नेक्स्ट स्टेट पे। एंड हियर यू कैन सी 0,1 होल स्टार, 0 + 1 होल स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो आप 0 ले लो या 1 ले लो। सो दिस इज द एनएफए, करेक्ट, दिस इज द एनएफए। तो आपने जब एनएफए बना लिया है तो आपको क्या बनाना है, डीएफए बनाना है, करेक्ट। Yes, sir. तो अब आपको पता है कि एनएफए से कन्वर्जन आपको पता है एनएफए टू डीएफए, बट दिस इज गेट एग्जामिनेशन। आप गेट एग्जामिनेशन में यदि एनएफए टू डीएफए के लिए, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, राइट, ओनली 2 स्टेट्स आर देयर, इसके लिए टाइम नहीं लगेगा। बट यदि नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी मोर, देन इट विल कंज्यूम मेनी मोर टाइम, राइट। सो डोंट गो विथ कन्वर्जन प्रोसेस। आपको अब यहाँ पे स्ट्रिंग को देखें कि स्ट्रिंग हमारा क्या है, मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है इस जो गिवन एक्सप्रेशन है, मिनिमम लेंथ क्या होगा जो एक्सेप्टेबल है, 1 लेंथ का एक्सेप्टेबल होगा, राइट। या तो हम यहाँ पे लेके 0 इज एक्सेप्टेबल और नॉट, यस 0 इज एक्सेप्टेबल, 1 इज एक्सेप्टेबल और नॉट, यस 0 एक्सेप्टेबल और नॉट, यस। व्हाई 0 इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप 0 के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं एनएफए में कि 0 and 1 के साथ स्टार्ट भी कर सकते हैं, मेनी मोर 0 and 1 यू कैन टेक, बट यू हैव टू मूव टू द फाइनल स्टेट बाय टेकिंग इधर 0 और 1। एंड उसके बाद भी देख पा रहे हैं कि 0,1 का होल स्टार है, तो बहुत सारे 0 and 1 आने की चांसेस है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि 0 + 1 का होल स्टार स्टार्टिंग में है, 0 + 1 का होल स्टार बाद में भी है। वो आपको ये भी पता चल चुका है कि मिनिमम लेंथ क्या होगा, 1 होगा। अब 1 से हम यदि ज्यादा करें, 1 से यदि हम ज्यादा करें, लेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ यदि 1 से हम ज्यादा करें, सपोज दैट सॉरी 0 1 0 0, ठीक है। आप ध्यान दें कि ये जो 1 है मिडिल 1, सपोज दैट आपने इससे लिया होगा, जो ट्रांजिशन दिखाया गया कि स्टेट फर्स्ट स्टेट टू फाइनल स्टेट आप जा रहे हैं, तो उससे हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या बचा है, 0, एंड लास्ट 2 0 का भी क्या है, 0 0। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 0 जो है ये किससे लिया गया होगा, जो लूप लगा हुआ है 0,1, एंड लास्ट का 2 0 किससे लिया गया होगा, जो फाइनल स्टेट पे लूपिंग है 0,1 से, करेक्ट। अब इसको आप इस तरीके से चेंज कर दो कि फर्स्ट 0 जो है, फर्स्ट 0 के साथ हम मूव कर रहे हैं इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, करेक्ट। एंड रिमेनिंग 3 कैरेक्टर जो है 1 0 0 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 0,1 का होल स्टार। ये भी तो हो सकता है। इसको हम चेंज इस तरीके से करते हैं, ताकि हमको मिनिमम लेंथ की जो रिक्वायरमेंट थी 1 थी, तो हम इसके लिए यदि हम इस तरह का डायग्राम बना लें, सपोज आप 0 के साथ यहाँ पे जाओ, 0,1 का यहाँ पे लूप लगा दो, दिस इज इनिशियल स्टेट। अभी जब डीएफ है, इसका मतलब 1 का ट्रांजिशन भी होना जरूरी है, तो आप 1 का ट्रांजिशन ऐसे दिखा दो यहाँ पे। सो इस स्टेट से सपोज दैट दिस इज ए, तो ए से हम देख पा रहे हैं कि 0 के लिए ट्रांजिशन है, 1 के लिए भी ट्रांजिशन है, दिस इज वैलिड डीएफ, राइट, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। सो 2 स्टेट में इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते थे। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन गेट,
ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंड अनदर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ स्टेट्स in the minimum size DFA that accepts the language defined by the regular expression 2017 में पूछा गया है जी। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम गिविंग 30 सेकंड टू यू। आप इसको सॉल्व करें और मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करके बताएं कि आंसर क्या होगा। Anybody? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्टार b फॉलोड बाई a प्लस बी। सो मिनिमम लेंथ क्या होगा? So this is mandatory, right? You have to take B. B is compulsory, and either A or B you can pick from the last expression, last part. तो मिनिमम लेंथ क्या होगा? एक तो B आपको लेना ही लेना है और A प्लस B में से कोई एक सिंबल को लेना पड़ेगा। तो मिनिमम लेंथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 है। तो जब मिनिमम लेंथ 2 है, इसका मतलब क्या होगा? एक ट्रिक हमेशा याद रखें कि 2 स्टेट में काम तो नहीं होगा। मिनिमम लेंथ यदि 2 है, इसका मतलब एक ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इससे ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन एक ज्यादा लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि यहाँ पे 1 लेंथ मिनिमम जनरेट हो रहा था। मिनिमम लेंथ क्या था? स्ट्रिंग का 1 था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें एक ज्यादा बढ़ गया, मतलब 2 में एक्सेप्ट किया जा सकता था। तो उसी तरीके से इस ऑप्शन में देखें कि लेंथ क्या है? स्मॉलेस्ट 2 है। सो 2 इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 से ज्यादा ही होगा, आइदर 3, 4 और 5। Okay, so Nishika is saying 3 is the correct answer. चलो ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। So let me show the answer. Yeah, C is the correct choice. C is the correct choice. 4 स्टेट में इसको सोल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, लैंग्वेज। अभी हमने देखा है कि इनपुट अल्फाबेट लिया और सिग्मा इज नथिंग बट अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स से हम यदि सारे स्ट्रिंग का पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो दैट प्रोड्यूस लैंग्वेज, राइट? अ पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने इनपुट अल्फाबेट लिया है 0,1 अल्फाबेट्स ऑफ बाइनरी डिजिट। सो दिस इज गोइंग टू गिव अ पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फाबेट्स ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का जो भी स्ट्रिंग होगा इस लैंग्वेज में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो L1 एक लैंग्वेज, यहाँ सॉरी ये हमने यहाँ पे बताया कि अल्फाबेट्स ऑफ बाइनरी डिजिट मतलब 0 and 1 लिया गया है, अल्फाबेट्स 0 and 1। अब फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने लिया है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। एक हमारा क्या हो? लैंग्वेज कहलाएगा जिसमें सारे स्ट्रिंग होंगे, उसका क्या है पैटर्न? उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 1 1 0 1 1। इससे ज्यादा तो नहीं होगा और इससे कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लेंथ की यहाँ पे बात की है कि फिक्स्ड लेंथ है 2, करेक्ट? यदि फिक्स्ड लेंथ हम 3 की बात करते, सो दैट इज अनदर फॉर्मूला। 2 to the power n से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 to the power n का मतलब क्या हुआ? 8, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, सो दिस इज फाइनाइट, राइट? अनदर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सारे स्ट्रिंग आ जाएंगे लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो दिस इज डेफिनेटली इनफाइनाइट लैंग्वेज।
right? For example, 1 1 0 1 1 and so many other strings are possible, but you always have to start from 1. So this is called infinite language. So finite language and infinite language क्या होता है ये भी आप देख लीजिए. चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन से गेट में पूछे जा चुके हैं. आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. सो यदि फाई दिया गया है, फाई में हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा. यदि मल्टीप्लाई कर दें तो फाई हो जाएगा. याद रखना, कीप इन माइंड, फाई का जो बिहेवियर है मल्टीप्लीकेशन एडिशन में वो जीरो जैसा होता है. जो मैथमेटिक्स में लोग 0 and 1 की बात करते हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे तो it is giving 5 and if you are adding 5 then it will be r itself. But in case of null listing, 5 is not a null listing, right? If in case of null listing, if you are concatenating r, either r will be appear before null or after null, it will be r itself. Identities number 4 is very important. एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि नल को हम क्लीन क्लोजर करें it will be null itself, but this part is very important. यदि हम 5 को क्लीन क्लोजर करें it will be null, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग के लिए किसी भी सिंबल्स का हम क्लीन क्लोजर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या आता है जी, नल आता है. दैट इज द रीजन कि 5 का भी क्लीन क्लोजर करेंगे तो उसमें नल तो आना ही आना है. तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्या है कि स्टूडेंट में कंफ्यूजन भी होता है एंड गेट में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं. यदि दो रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड करें, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसका रिजल्ट भी क्या होगा, आर होगा. यदि हम दो को क्लीन स्टार करके कॉन्केटेनेट करें तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, आर स्टार होगा. बट आर इंटू आर स्टार इज इक्वल टू आर स्टार आर इज इक्वल टू आर प्लस. वाई आर प्लस? क्योंकि यहाँ पे नल का एग्जिस्टेंस नहीं है. आर स्टार में तो नल मिलेगा बट नल के साथ कॉन्केटेनेट करेंगे हम आर को तो नल विल बी डिलीटेड. समझ में आ रही बात? दैट इज द रीजन R plus is the possibility. Yeah. And identity number 8, यदि हम इसको R स्टार होल स्टार करें तो that will be R स्टार. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे और आप हमेशा इसको याद रखिएगा, ज्यादा ये टफ है नहीं. चलो आगे भी हम इसको रीड आउट करें. सपोज दैट आइडेंटिटीज नंबर 9, यहाँ पे क्या है, नल में हम लोग ऐड कर रहे हैं आर एंड आर स्टार को. तो आर एंड आर स्टार क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा. आर प्लस में हम फिर से नल को इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वंस अगेन आर स्टार. करेक्ट. एंड I10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन आता भी है. पी क्यू होल स्टार पी इज इक्विवेलेंट टू पी क्यू पी होल स्टार. ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. आइडेंटिटीज नंबर 11 इज p प्लस क्यू होल स्टार इज इक्विवेलेंट टू p स्टार क्यू स्टार होल स्टार. दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू p स्टार प्लस क्यू स्टार होल स्टार. दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू p प्लस क्यू स्टार होल स्टार, p स्टार प्लस क्यू होल स्टार. बहुत सारे इसमें आ सकते हैं. ठीक है, अब कॉन्कैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमेशा याद रखेंगे. इफ यू आर कॉन्कैटिनेटिंग आर एट द एंड तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, p फॉलोड बाई r प्लस q फॉलोड बाई r. एंड इफ यू आर कॉन्कैटिनेटिंग r बिफोर p प्लस q, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट r फॉलोड बाई p प्लस r फॉलोड बाई q. ये हमेशा याद रखेंगे आप. चलो, तो यहाँ पे हम एक और थ्योरम की बात करेंगे, आर्डेंस थ्योरम, जो कि आर्डेंस थ्योरम से किसी भी फाइनाइट स्टेट मशीन में यदि इस तरह का ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है, तो चलो इसका हम तरीका पहले बताएंगे, उसके बाद हम आर्डेंस थ्योरम की भी बात करेंगे. Q1 इज इनिशियल स्टेट, Q2 इज आवर फाइनल स्टेट एंड यहाँ पे Q3 क्या है, Q3 से आप वापस Q1 एंड Q2 पे आप नहीं आ पाओगे. सो दिस इज कॉल्ड डेड स्टेट. करेक्ट. यू कैन ऑल्सो नोटिस Q1 पे ट्रांजिशन 0 का है एंड 1 का है एंड Q2 पे भी ट्रांजिशन 1 एंड 0 का है, Q3 पे भी 0 एंड 1 का है. इसका मतलब है कि दिस इज द
DFA मशीन, करेक्ट। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। वन वे कि आप डायरेक्टली आप जाए कि जीरो, यहाँ पे लूप है सो जीरो स्टार, देन वन से हम लोग Q2 पे जा रहे हैं सो वन, एंड वंस अगेन वन स्टार, एंड यू डोंट हैव टू बोदर अबाउट रिमेनिंग पार्ट क्योंकि दिस इज गोइंग टू द डेट स्टेट, so you don't have to count date state, right? So 0 star 1 1 star, this is very simple, right? But many more states will be there. In that situation you are going to be in trouble. आप इस टेक्निक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस होती है कि गलती करके आओगे आप। तो इसके लिए आर्डियंस थ्योरम बहुत ही यूजफुल होता है। तो चलो हम यहाँ पे तरीका बताएं कि Q1 हमारा इनिशियल स्टेट था, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नल प्लस Q1 जीरो हमने नल क्यों लिखा, क्योंकि Q1 इनिशियल स्टेट है, एंड Q1 फॉलोड बाय जीरो क्यों लिखा, पहले हमें स्टेट लिखना पड़ेगा और ट्रांजिशन देखेंगे कि Q1 स्टेट पे ट्रांजिशन किसका, मतलब Q1 स्टेट पे इनपुट कहाँ से हो रहा है, मतलब एक देख पा रहे हैं Q1 से ही हो रहा है जीरो के लिए, सो Q1 जीरो। Q2 स्टेट के लिए भी देखें तो Q2 स्टेट पे ट्रांजिशन कहाँ से आ रहा है, एक तो Q1 से आ रहा है, दूसरा Q2 से आ रहा है, सो Q1 फॉलोड बाय 1 एंड प्लस Q2 followed by 1. This is equation of Q2 and Q3 का भी लिख सकते हैं, but this is meaningless, right? अब आर्डियंस थ्योरम से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आर्डियंस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ इक्वेशन इज इन लाइक दिस, R is equal to Q plus RP, then you can eliminate Q and R will be, sorry, eliminate R and finally R will be QP star. R को यहाँ से एलिमिनेट कर दें एंड QP को कॉन्केटनेट करें, बट P will be स्टार, राइट? सो दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल। तो अब बाकी इक्वेशन में भी देखें, Q1 इज इक्वल टू नल प्लस Q1 जीरो, तो नल को आप क्या करें, इग्नोर कर दे, क्योंकि यहाँ पे भी Q1, लेफ्ट साइड में भी Q1, सो ये क्या हो जाएगा, सिंपल Q1 इज इक्वल टू Q1, सॉरी दिस पार्ट नल एंड जीरो स्टार, like this Q and P star. So R is क्या हुआ, R को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यदि ये याद रहेगा तो आप बड़े से बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो Q1 will be null followed by 0 star, so this is nothing but 0 star, and similarly Q2, अब Q2 क्या हो जाएगा, Q1 का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 0 स्टार, सो 0 स्टार 1 प्लस Q2 1, लेफ्ट साइड में भी Q2, यहाँ पे भी Q2, इसका मतलब क्या है, Q2 को एलिमिनेट करेंगे एंड 0 स्टार 1 फॉलोड बाय 1 स्टार, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग आंसर किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, जो फाइनल स्टेट होगा। सो Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर Q2, उसके बाद हमें कुछ भी सोचना नहीं है। सो वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू एंड टेक द स्नैपशॉट फॉर दिस एंड find the solution, right? So Q1 is initial state as well as final state. Q3 is also final state. So solve for this, right? I am moving to next slide. Okay, so question number 5 that is asked in GATE 2020. Which one of the following regular expression represent the set of all binary strings with an odd number of ones? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई टोल्ड यू ओनली 10% स्टूडेंट क्वालिफाई इन गेट। ये रीजन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसमें सारा ऑप्शन आप देखें, मैं चाहूंगा कि पहले आप जवाब दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। Try to solve this question.
Okay, let me start the solution for this question. Just see first option, 1 0 star, and after that 0 star 1 0 star 1 0 star whole star, right? But question is asking about all binary strings with an odd number of 1. तो इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न देखना हमें बहुत जरूरी है कि ऑड नंबर ऑफ 1 होना जरूरी है, जैसे सिंगल 1, ट्रिपल 1, 5 1, एंड पोजीशन इज नॉट कंसर्न, राइट? कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में 0 हो, क्योंकि 0 के लिए कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन। 0 स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। कोई जवाब देंगे या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। यू कांट गेट एनी स्ट्रिंग दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, यस और नो? इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ 1. It means that you are going to lose some string which will start from 0. It means that this is not the correct choice. क्योंकि odd number of 1 है तो हो सकता, yeah, someone is saying something. So Option B. Option B. Okay, let me check, right? So यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि लास्ट में भी 0 आ सकता है, स्टार्टिंग में भी 0 आ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। लेट मी चेक फॉर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, होल स्टार है, तो इससे चलो, इससे तो बहुत सारा जनरेट होगा, उसको हम ध्यान नहीं दें। फिर 0 स्टार है, फिर 1 के बाद 0 नहीं है, मतलब ऐसा भी ना 1 0 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट 1 0 इसमें आ रहा है क्या? 1 0 इज नॉट कमिंग, राइट? जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि 0 1 आएगा क्या, 0 से स्टार्ट होने वाला। 2 0 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। उसी तरह से ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं कि 1 0 आएगा क्या? नहीं। 1 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एंड हम 0 से कर रहे हैं, तो दिस इज अनदर पॉइंट, आपको ये ध्यान देना है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट चॉइस। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सी का। तो सी में दिक्कत क्या है? 0 स्टार 1 0 स्टार 1 0 स्टार का होल स्टार फॉलोड बाय 1 0 स्टार, करेक्ट? अब इसमें दिक्कत क्या है बताओ? 3 1 आ सकता है क्या? यहां से हम 1 ले, यहां से 1 ले, यहां से 1 ले, 3 1 भी आ गया। सिंगल 1 आ सकता है क्या? सिंगल 1 भी आ गया। 0 1 आ सकता है क्या? 0 1 आ सकता है क्या? आई थिंक 0 1 विल नॉट कमिंग फ्रॉम थर्ड एक्सप्रेशन। आप जब भी 0 लाने की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार है, स्टार को आप सिंगल टाइम तो आप कंसीडर करोगे ही करोगे। अगर नहीं भी करोगे तो यहाँ पे आपको, चलो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्टार को एक बार भी नहीं कंसीडर, मान लो एक बार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नल हो जाएगा। तो जब एक बार हम कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिंगल 0 की बात करके 0 एंड 1 लाना है, तो जब 0 यहाँ से हम लाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 पे होल स्टार नहीं है, सो 1 विल ऑटोमेटिकली अपीयर, करेक्ट? सो 0 1 इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ऑप्शन सी। तो अब ऑप्शन एक ही तो बचा, ऑप्शन बी। तो देख पा रहे हैं कि 0 + 1 का होल स्टार 1, 0 + 1 का होल स्टार 1, होल स्टार 1, 0 का होल स्टार। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे चेक करके देखें कि 0 1 आएगा क्या? 0 1 आ रहा है क्या? 0 + 1 का होल स्टार 1, 0 + 1 का होल स्टार, इससे भी मुझे नहीं लग रहा कि 0 1 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? होल स्टार लगा हुआ है, ये होल स्टार है, इसका मतलब दिस इज नल पार्ट। सो 1 0 बहुत सारे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 0 1 लाना है, तो 0 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा होल स्टार है, सो होल स्टार यदि सिंगल टाइम कंसीडर करें, I think let me check the solution for this question. ऑप्शन बी दिया, लेकिन ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आप 0 1 ला सकते हैं क्या? 0 1 ला सकते हैं क्या? I'm not getting 0 1 from this option. The question is asking that we have to get odd number of 0
मान लो कि 2 0 एंड 1 लाना है, 2 0 एंड 1, तो 2 0 एंड 1 भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब कंसिडर करें इसको एक बार भी, तो मान लो कि इससे 0 ले ले, लेकिन 1 इज कमिंग हियर, राइट। फिर इससे हम 0 ले ले, 1 इज कमिंग हियर, क्योंकि 1 पे स्टार नहीं है, सो यू हैव टू कंसीडर 1, 1 इज मैंडेटरी टू टेक हियर, राइट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है कि मैं ऑप्शन लिखने में गलत किया हो, या गेट में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन भी गलत कभी कभी आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, वो आपको समझ में आ जाए, तो आप ऑप्शन टिक करके जरूर आना, इसका एडवांटेज स्टूडेंट को दिया जाता है। करेक्ट? ओके, अनदर रिलेटेड प्रॉब्लम इज that is also from GATE. Which one of the following regular expression represents the language? The set of all binary strings having 2 consecutive zeros and 2 consecutive 1. यहाँ पे अब क्या है क्वेश्चन? The set of all binary strings having 2 consecutive zeros and 2 consecutive 1. 2 जीरो और 2 1 होना चाहिए, consecutive, लगातार. So which one is the correct choice? Take your time. Will you give the answer or should I start? Okay, Nishika is saying option B is correct. Okay, why not option A? So let me check the option A first. Just see the regular expression for option A. 0 plus 1 star, 0 0 1 1, 0 plus 1 whole star. So one possibility is that we can generate all the strings which has consecutive to 0 and consecutive to 1, followed by 0 and 1, and starting maybe 0 and 1, right? So this is valid string. And another part is that we are getting all the strings which is 1 1 then 0 0 as a substring, and starting maybe 0 plus 1 whole star, 0 plus 1 whole star बाद में भी. But problem is that suppose that suppose that if someone is asking 0 0 1 1 and 0 1, sorry, 0 0 0 1 1. देखो ध्यान से देखना, दिस इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, राइट? यदि हम बात करें सिर्फ इसका, चलो छोटा सा स्ट्रिंग ले लें, 0 0 0 1 1, दिस इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, करेक्ट? ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं कि 0 0 1 1, तो यहां से हम लोग 0 ले लेंगे फर्स्ट पार्ट 0 plus 1 का होल स्टार से, राइट? एंड 0 0 एंड 1 1 यहां से ले लिए, मतलब जो दिया हुआ सो, एंड बाद में हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. सो दिस इज द पॉसिबल स्ट्रिंग. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम ऐसा कुछ स्ट्रिंग बनाएं 0 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट से आ पाएगा क्या? फर्स्ट पार्ट से आ पाएगा क्या? क्योंकि 0 0 इस पोजीशन पे है एंड 1 1 इज एट दिस पोजीशन, एंड बीच में हमने देखा कि 1 एंड 0 आ गया. यस और नो? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैविंग 2 consecutive 0 and 2 consecutive 1.
तो 2 0 एक साथ है, सही है, चलेगा, एंड 2 1 एक साथ है, वो भी चलेगा. बट इन बिटवीन this we can have many more 0 and 1, but in first option you cannot get string like this, so option A is not the correct choice. ऑप्शन बी में क्या है, जो हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे दिया गया, सो 0 + 1 का होल स्टार दिया गया, सो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस. सो लेट मी सी द, या, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस. Another very interesting problem is which of the following languages are regular. 2007 में पूछा गया है. Think for 30 seconds and reply your answer. Okay, Niska is saying option C is a regular language, and I was expecting from many more students that they will reply correct answer. Okay, so first C, first ऑप्शन इज WWR. W का मतलब क्या है, 0 1 से मिलकर के बना हुआ स्ट्रिंग होगा. WR का मतलब क्या है, रिवर्सल, राइट. बट फाइनाइट ऑटोमाटा के पास एबिलिटी नहीं होता है कि इस टाइप का स्ट्रिंग जनरेट कर पाए. इफ दिस इज रेगुलर लैंग्वेज इट मीन्स दैट यू कैन इजिली डिजाइन फाइनाइट मशीन. फाइनाइट मशीन डोंट हैव मेमोरी. WWR को आप किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हो. सेकेंड ऑप्शन क्या है, WWR फॉलोड बाई X. X इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 0,1. तो फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि WWR जो है वो स्टार्टिंग में, उसके बाद X है. तो W जब यदि आ रहा है पैटर्न, तो W पैटर्न मान लो कि हमने ऐसा लिया 0 0 1 1. अब WR क्या हो जाएगा, इसका रिवर्सल, सो 1 1 0 0. यस और नो, यस. अब X जो है, X का जो पार्ट है ना, वो कुछ भी हो सकता है जो कि 0 and 1 से मिलकर के बना हुआ होगा. सो दिस इज द पार्ट ऑफ X. बट DFA की यदि हम फाइनाइट मशीन की बात करें तो ये कैसे समझ पाएगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ W एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इट्स रिवर्सल. हो सकता है कि स्कैन कर यहाँ इस पोजीशन तक चला जाए, बिकॉज इसके पास कुछ मेमोरी नहीं होती, राइट. मेमोरी नहीं होती. हो सकता है कि ये W में इसको कंसिडर करे एंड रिमेनिंग पार्ट को इधर जो है उसको ये करे, तो गलती होने की चांसेस ज्यादा है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट वैलिड, क्योंकि बीच में यदि कुछ डिनोट करते हैं कि नहीं, आपको ये रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ बीच में है, इसके बाद W है, पहले W है, उसके बाद का WR है, तो हमें समझ में आ जाएगा, मशीन विल इजिली रिकॉग्नाइज. जैसे यहाँ पे C में हम लोग देख पा रहे हैं कि C में क्या है, WXWR, WXWR. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्यों रेगुलर लैंग्वेज होगा. मान लो कि कोई भी आप स्ट्रिंग लो, तो जिस स्ट्रिंग से, जिस सिंबल से स्टार्ट होगा उसी सिंबल से क्या होगा, एंड होगा. क्योंकि मान लो कि W हमारा क्या है, 0 1 है, तो W का R का क्या हो जाएगा, मीनिंग इसका रिवर्सल हो जाएगा ना, 1 0. अब बीच में कुछ भी आए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ X. यस और नो. यदि W 1 से स्टार्ट हो, सपोज दैट लाइक दिस 1 0 1 0, तो इसका रिवर्सल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 विल बी 1 1 विल बी, सॉरी, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट से है ना, 0 1 0 1. ये फिर से गलती किया क्या हमने, ये क्या 1 0 1 0, राइट. तो 1 0 1 0 को अब यदि WR करें, मतलब रिवर्स वे में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1. ठीक है, ये
तो इसको हम यदि मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो इसको हम फिर से लिखें 1 0 1 0 एंड 0 1 0 1, ये रिवर्स हमने कर दिया। तो फर्स्ट सिंबल 1, लास्ट सिंबल 1, तो बाकी जो भी सिंबल बचे उसको हम लोग x में तो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि x इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, x इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ 0, 1 एंड इवन यू कैन सी हियर प्लस इज देयर। तो जो भी पार्ट आएगा 0 एंड 1 का उसको हम लोग x में कंसीडर कर लेंगे। बस हमें चेक क्या करना होगा कि फर्स्ट सिंबल एंड लास्ट सिंबल सेम है क्या। यदि फर्स्ट 1 है तो लास्ट भी 1 होना चाहिए, फर्स्ट 0 है तो लास्ट भी 0 होना चाहिए। तो यदि सिंपल सा लॉजिक यदि हम दे तो इसके हेल्प से DFA और NFA डिजाइन कर सकते हैं। और बाकी बीच में जो भी आया दैट इज द पार्ट ऑफ x। x क्या क्यों होगा पार्ट, क्योंकि 0 एंड 1 से मिलकर के बना हुआ x, सो दैट इज द रीजन, राइट। सो ऑप्शन सी इज ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर। Yeah, option C is correct. Now we will move to another concept, that is context-free grammar. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट वे में मूव करूंगा। देखिए, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड रेगुलर ग्रामर को भी 4 टपल से डिफाइन कर सकते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय 4 टपल्स, राइट। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई which one is regular grammar, which one is context free grammar. All the regular grammar will be context free grammar, but vice versa is not true, right? But यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है कि प्रोडक्शन रूल इन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट कंटेन सिंगल नॉन टर्मिनल। यू कैन सी हियर S is giving 0 S1, so लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल नॉन टर्मिनल है। इफ वी राइट लाइक दिस AB, सो यहाँ पे क्या है, 2 नॉन टर्मिनल्स है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये आगे का ग्रामर मतलब टाइप 1 ग्रामर हो जाएगा। आपको मैं आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0 क्या होता है। सो फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जैसा कि सेकंड पार्ट भी, सेकंड ग्रामर को भी आप देख सकते हैं कि A इज गिविंग A फॉलोड बाय A एंड ऑब्लिक B B C, राइट। So this is also the context free grammar. Always you have to focus on the left hand side, कि लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा तो नहीं है या कोई टर्मिनल तो नहीं है। यदि हम बात करें रेगुलर ग्रामर की, तो रेगुलर ग्रामर जो भी हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट जो ग्रामर दिया गया है S इज गिविंग S1 एंड 0, सो दिस इज रेगुलर ग्रामर, राइट। जब रेगुलर ग्रामर है तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगा। तो रेगुलर ग्रामर का पैटर्न क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक नॉन टर्मिनल होगा, जैसा कि हमने देखा था अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। लेकिन राइट हैंड साइड में इसमें रिस्ट्रिक्शन है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मल्टीपल नॉन टर्मिनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेगुलर ग्रामर में मल्टीपल नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता है, करेक्ट। सो दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज रेगुलर ग्रामर। जैसे सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया है कि स्मॉल b फॉलोड बाय कैपिटल B फॉलोड बाय कैपिटल C, दिस इज नॉट रेगुलर ग्रामर बट दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, करेक्ट। सो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो आपको याद होना चाहिए। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर्स, जैसे टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 इज द सबसेट ऑफ टाइप 2, टाइप 2 इज द सबसेट ऑफ टाइप 1, टाइप 1 इज द सबसेट ऑफ टाइप 0। तो जो ग्रामर टाइप 3 होगा वो ऑफ कोर्स टाइप 0 होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। टाइप 2 यदि होगा तो इसका मतलब है कि वो टाइप 3 होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एंड टाइप 1 यदि होगा तो टाइप 3 एंड टाइप 2 दोनों होगा। अब इसके लिए जो हम लोग मॉडल डिजाइन करते हैं, जो मशीन बनाते हैं, जैसे फाइनाइट ऑटोमाटा की बात कर रहे थे, फाइनाइट मशीन की बात कर रहे थे। सो टाइप 3 को हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर के लिए हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं। टाइप 2 को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए पुश डाउन ऑटोमाटा बना सकते हैं। टाइप 1 जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है, उसके लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा बना सकते हैं। एंड टाइप 0 जो कि रिकर्सिव लैंग्वेज होता है, उसके लिए हम लोग ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे आप। So here are 4 tuples for context free grammar H, V, T, S and P.
V इज नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स, जो कि नॉन टर्मिनल भी उसको हम लोग बोलते हैं. T is the finite set of terminals. S is the start variable, that is also the element of non-terminal V. And P is the set of production rule. तो प्रोडक्शन रूल जैसा कि आपने ग्रामर में देखा था वो सारे प्रोडक्शन रूल कहलाते हैं. जैसे यहाँ पे देखें, S is giving B, so this is called production rule. S, A and B जो कैपिटल लेटर में लिखा गया that is nothing but variable of non-terminal, and स्मॉल लेटर में जो लिखा गया that is terminal. चलो एक और गेट का क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इसमें आपको सही आंसर बताना है. सो रीड द क्वेश्चन. लैंग्वेज L1 is defined by the grammar S1 is giving A S1B and also giving epsilon. Language L2 is defined by the grammar S2 A B S2 and also epsilon. Consider the following statement. L1 is regular and Q is L2 is regular. So which option is correct? Take your time and reply. Okay. Nishika is saying option A is correct. P and Q are correct. मतलब क्या है कि L1 is regular, L2 is regular. Okay, let me check. S1 जो है A S1B प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? ध्यान से देखना. Suppose that any grammar like this A S B, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी? इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B. तो क्या इस टाइप के जो ग्रामर होते हैं और स्ट्रिंग जो होगा वो रेगुलर लैंग्वेज होगा, रेगुलर ग्रामर होगा? नो. तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है, तो ये रेगुलर ग्रामर तो हो ही नहीं सकता. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. L1 इज नॉट रेगुलर ग्रामर. L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. L1 जो है क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्योंकि इसके लिए हम लोग पुश डाउन ऑटोमाटा बना सकते हैं. L2 के लिए चेक करें. L2 में क्या है? ए बी, उसके बाद फिर से एस आ गया. मान लो कि इस तरह से एस इज गिविंग ए बी एस एंड ऑल्सो नल. तो ए बी फिर से एस को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस करें सेम से, तो क्या होगा? इस तरीके का बनेगा ए बी ए बी ए बी लाइक दिस, राइट? तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा तो बना सकते हैं ना, ए एंड देन बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो भी हो, नल भी है वहां पे. सो फाइनाइट ऑटोमाटा हम बना सकते हैं. इसका मतलब क्या है? रेगुलर लैंग्वेज तो है ही. सो P1 P is incorrect or P is false and Q is regular, मतलब Q is true. So I think option C is correct. Nishika, agree? Yes, sir. Yeah. So option C is correct. Let me move to the next slide. Another question that is asked in GATE 2013, and 2013 जो GATE पेपर आया था that was one of the toughest paper. IIT बॉम्बे द्वारा सेट किया गया था, एंड उस टाइम क्या था कि 40 मार्क्स लाने के बाद भी रैंक 600 आया था. 40 नंबर में ही 688 रैंक आया था. सो यू कैन इमेजिन हाउ टफ दैट वाज. चलो उसी में एक प्रॉब्लम था. कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 0 to the power P, 1 to the power Q, 0 to the power R, where P, Q are greater than 0, and L2 is 0 to the power P, 1 to the power Q, 0 to the power R.
but condition is P not equal to R. Which one of the following statement is false? ओके देखो यहाँ पे L1 क्या है 0 to the power P, 1 to the power Q, 0 to the power R. इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, बस बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, लाइक दिस। अब मान लो कि 0 बहुत बार आ सकता है, ठीक है, उसके बाद 1 भी आ सकता है, उसके बाद 0 भी आ सकता है। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, बस एटलीस्ट एक बार हम लोग ले लेंगे। मतलब लूप यहाँ पे एक स्टेट होगा, यहाँ पे एक स्टेट होगा, यहाँ पे एक स्टेट होगा, दैट इज द फाइनल स्टेट, राइट, एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट, करेक्ट। अब 0 बहुत सारा हो सकता है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम लूप लगा दे 0 का, यहाँ पे 1 का लूप लगा दे, और यहाँ पे फिर से 0 का लूप लगा दे, एंड वंस अगेन, हाँ बस। तो ये क्या है, NFA बन गया हमारा। अब NFA है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज, क्योंकि कंडीशन नहीं है। कंडीशन यदि रहता ना कि इक्वल हो या फिर P Q R एक दूसरे से कुछ लिंक्ड हो, तो उस तरीके से जब भी पूछा जाए क्वेश्चन तो कभी भी DFA नहीं, मतलब रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। तो L1 यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि L1 इज रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर ग्रामर। यदि L2 की हम बात करें तो L2 में देख पा रहे हैं कंडीशन दिया गया है P नॉट इक्वल टू R, P नॉट इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है कि यदि आप इसके लिए ग्रामर लिख सकते हैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होने की चांसेस है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि P Q R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन P एंड R जो है ना इक्वल नहीं है। मतलब जो पहले 0 है, 0 टू द पावर P, 1 टू द पावर Q एंड 0 टू द पावर R। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि P एंड R हमेशा अनइक्वल हो, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ग्रामर पॉसिबल है। एक केस क्या हो सकता है, एक केस क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ P जो है, नंबर ऑफ P क्या होगा, उसको हम लोग ले लें ग्रेटर देन नंबर ऑफ R, तो इससे ग्रामर लिखा जा सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ P को हम लोग क्या ले लें, लेस देन नंबर ऑफ R, राइट। इससे भी एक ग्रामर लिखा जा सकता है और दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसका मतलब क्या, वो प्रोड्यूस कर देगा। तो जब ग्रामर हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। सो L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। L2 पहला ऑप्शन देखिए, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये ट्रू है जी। L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब बताओ यहाँ पे कि L1 क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज है, L2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इसमें इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक यदि रेगुलर ग्रामर को आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो इसका मतलब रेगुलर ग्रामर तो है ही, पहली बात। तो दोनों के इंटरसेक्शन रेगुलर ग्रामर तो होगा ही होगा। लेकिन रेगुलर ग्रामर के साथ यदि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोड्यूस होगा क्या। लेट मी चेक, आंसर के बाद मैं बताता हूँ कि क्या होगा। कंप्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव। चलो L2 को भी हम लोग यहाँ पे देखें, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो अपर लेवल में तो होगा ही होगा, जैसा कि आपको हमने बताया कि L3 उसके बाद L2, राइट, इस तरीके से याद रखना चाहिए आपको। फिर क्या है L1, उसके बाद क्या है L0। अब रिकर्सिव की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि L0, जब ये L2 है, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो L0 भी क्या होगा, जो भी ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो इसका मतलब कि ये रिकर्सिव भी होगा, यस और नो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होता है, वो भी क्या होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज होता है। कॉम्प्लीमेंट हम जब भी फाइंड आउट करते हैं रिकर्सिव का, तो वो भी क्या होता है, रिकर्सिव ही होता है। सो ऑप्शन सी आई थिंक करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट नॉट रेगुलर। यहाँ पे देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जब ये रेगुलर ग्रामर है तो ये ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगा। अब बोल रहा है कि L1 जो था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यदि उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। तो याद रखेंगे हमेशा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है ना वो क्लोज नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर में। तो इसका हम जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कोई जरूरी नहीं गेट एग्जामिनेशन। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप।